नमस्कार आप सभी को। जैसा कि हम लोग लास्ट एपिसोड में भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर शुरू किए थे, उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम लोग राष्ट्रवाद क्या है, हाँ, भारत में राष्ट्रवाद पनपने के कारक, ये सब पढ़ चुके थे। अब पहले चैप्टर में हम लोग आपसे हम प्रॉमिस किए थे आपसे कि अब जो है सो अगले सब एपिसोड में जो है सो हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे पहला विश्व युद्ध, हाँ, खिलाफत और असहयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला विश्व युद्ध क्या था, पहला विश्व युद्ध से भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला दिक्कत यह था कि युद्ध के कारण, हाँ, लड़ाई के कारण जो है सो रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी, है ना। देखिए, जब लड़ाई होती है तो घाटा दोनों तरफ से होता है, जीते या हारे घाटा होना है। जीतता कौन है? सबसे मिनिमम जो स्थिति आता है युद्ध का, उसमें जो जीतने वाला होता है वो होता है जिसका अंतिम सैनिक बच जाता है। इसका मतलब ये है कि बाकी के 99 सैनिक का जो है, बाकी के जो सैनिक थे उसके योगदानों को हम भूल नहीं सकते। तो खर्चा तो दोनों तरफ से हुआ। अगर मान चले कि आप किसी पर केस करने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि जो जेल में जाता है उसी को खाली खर्चा होता है, आपका भी तो खर्चा होता है कोर्ट में, हाँ, वकील हायर करने में खर्चा होता है। तो खर्चा भले ही वॉर दोनों में हुआ है ना, लड़ाई हुआ दोनों में, लेकिन खर्चा भी दोनों आदमी का हुआ। हाँ, उसी तरह युद्ध के कारण जो है सो भारत में जो है सो रक्षा संबंधी खर्चे में वृद्धि हुई थी। हाँ, इंग्लैंड के तरफ से जो भी राष्ट्र थे वो पहला विश्व युद्ध जीते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन खर्चा इनका भी हुआ था। क्या किया कि उस खर्चा को निपटाने के लिए क्या किया कि अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ा दिया। हाँ, सरकार क्या की, उस समय जो औपनिवेशिक सरकार थी वो क्या की कि भारत में जो कस्टम ड्यूटी मतलब आयात निर्यात पर जो टैक्स लगते थे सो, है ना, और इनकम टैक्स, इन दोनों को जो है सो बढ़ा दिया गया, मतलब आय कर को भी बढ़ा दिया गया, है ना। उसके बाद 1913 से 1918 के बीच दाम दोगुने हो गए। कहीं भी युद्ध होता है ना, हाँ, तो सामान का दाम, महंगाई अपने आप बढ़ने लगता है। हाँ, युद्ध जब भी होता है तो महंगाई अपने आप बढ़ने लगता है। क्या है कि उस समय सरकार का जो फोकस होता है वो वॉर की तरफ शिफ्ट हो गया रहता है। उस समय सरकार का जो फोकस होता है तो अपना सारा का सारा बजट, अपना सारा का सारा खर्चा सरकार पहले वॉर को प्रायोरिटी देती है। तो इससे होता क्या कि सामान का दाम, महंगाई बढ़ता ही है, नॉर्मल सा बात है, ये महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो हुआ ये कि महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन 5 सालों में जो सामान 5 रुपया का था वो 10 रुपया का बिकने लगा, है ना, लगभग दोगुना हो गया था दाम। हाँ, उसके बाद जबरदस्ती जो है सो गांव में से जो है सो सेना सबका भर्ती करवाता था। हाँ, उठा के ले जाता था यहाँ से लड़ाई करवाने। हाँ, क्या कि जानता था कि मरबे करेगा, तो यहीं से उठा के ले जाता था, अपना देश के आदमी को नहीं ले जाता था, यहाँ से उठा के ले जाता था, है ना। और ब्रिटिश एम्पायर उस समय इतना बड़ा एम्पायर था, ब्रिटिश साम्राज्य, कि उसका मोटो था कि लिखा रहता था ब्रिटिश एम्पायर वेयर सन नेवर सेट्स, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य जहां सूरज कभी अस्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है? न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं, चाहे न्यूजीलैंड कहिए, वहां से लेके और अमेरिका तक, है ना, यहाँ तक ब्रिटिश का राज था। हाँ, एक तरफ अगर रात होगी तो एक तरफ सुबह होगी, एक तरफ फिर दूसरी तरफ जब रात होगी तो एक तरफ जो है सो सुबह होगी। हाँ, तो यहाँ कभी जो है सो क्या कहते हैं, सूरज अस्त नहीं होता। तो वो अपना लिखता था, प्राउडली लिखता था उस चीज को, हाँ, कि ब्रिटिश एम्पायर वेयर सन नेवर सेट्स, है ना। तो वहाँ का ऐसा था, तो वो अपना यहाँ से नहीं ले जाता था। हम बोले ना कि रिसोर्स को कहाँ से ले जाएगा, जो उसका अपना क्या कहते हैं, जिस देश पर वो राज करता रहेगा उससे, हाँ, जो उसका अपना गुलाम देश रहेगा उससे। तो रिसोर्स तो अब हम तो जानते हैं कि ह्यूमन इज ऑल्सो ए रिसोर्स, मानव खुद भी एक संसाधन है, तो उसको भी उठा के ले जाता था। मतलब कि हमरे लकड़ी भी ले जाता था जहाज बनाने के लिए, चाहे बंदूक बनाने के लिए, हाँ, हमरे रुपयों ले जाता था और हमरे आदमियों को ले जाता था। बस नाम का था कि इंग्लैंड लड़ रहा है, हाँ, 80% व्यवस्था जो था से इंडिया से ले जा रहा था, झूठे के इंग्लैंड कहता था कि हम लड़ रहे हैं। इससे क्या हुआ कि एक तो इतना तक दिक्कत हमको क्या कहते हैं, अंग्रेज दिया। हाँ, अब बाकी प्रकृति जो हमारा नेचर है ना, वो भी हम कुछ बख्शी नहीं। हाँ, जब दिन खराब होता है ना तो सब जगह से खराब होता है। हाँ, उसी तरह इंडिया के साथ भी था कि हुआ ये कि एक तो इतना दुख अंग्रेज दिया, उसके बाद प्रकृति भी हमको दुख दी। कैसे कि भारत के कई भागों में जो है सो क्या हुआ कि उपज खराब होने से जो है सो भोजन की कमी हो गई, है ना। सूखा, कितना जगह सूखा पड़ गया, कितना जगह बाढ़ आई, हाँ, ओवरऑल भोजन की कमी हो गई। 1919-20 और 20-21 ये 2 सीजन जो था वो पूरी तरह बर्बाद चला गया था।
और 1921 की जनगणना के अनुसार समझिए कितना इफेक्ट पड़ा इस सब चीजों का कि 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। समझिए बहुत बड़ा अमाउंट है। पॉपुलेशन देखो तो इसको पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हो 120 से 130 लाख करोड़ लाख लोग, है ना, इतने लोग मारे गए थे। ये पहला विश्व युद्ध का क्या कहते हैं उसको इफेक्ट था भारत पे, पहला विश्व युद्ध का प्रभाव था। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, सत्याग्रह का विचार, है ना। गांधी जी भारत जो है सो 1915 में लौटे। हाँ, गांधी जी कब लौटे भारत? 1915 में। हाँ, अब इस चीज से पहले, इसके पहले थोड़ा सा इनको इस सत्याग्रह का जो थीसिस है उसको जन्म देने वाले आदमी के बारे में जान लेते हैं। इनको जन्म कौन दिया था? ये आदमी कौन था? सब जानते हैं, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हाँ, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ था उनका 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक जिले में। पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माँ का नाम था पुतलीबाई, है ना। वहां से एक गांधी नाम का मोहनदास करमचंद गांधी नाम का आदमी पैदा हुआ, हाँ, जो कि आगे चलकर भारत का राष्ट्रपिता बना। कैसे, क्यों बना? बहुत सारे लोग थे उस समय, लेकिन हम राष्ट्रपिता सिर्फ महात्मा गांधी क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा देर के बाद आएंगे। पहले थोड़ा सा उनके बारे में जान लें कि फिर जो है सो ये जो है सो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने लंदन गए। हाँ, लंदन से फिर बैरिस्ट्री का प्रैक्टिस करने दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। और दक्षिण अफ्रीका भी जो था सो उस समय ब्रिटिश का गुलाम था और वहाँ का जो है सो तरीका अलग था। वहाँ रेसिज्म था, रंग भेद था, काला गोरा का भेद था। और हम लोग को पता है कि अफ्रीका के जो नेटिव सिटीजन्स होते हैं, अफ्रीका के जो वहाँ के जो खुद जो जन्म लिए हुए लोग होते हैं, जो सिर्फ अफ्रीका से में ही जन्म लिए रहते हैं लोग, वो काले होते हैं, है ना, वो काले होते हैं। तो वो लोग जो हैं सो जो नेटिव सिटीजन्स थे वो काले थे, अंग्रेज था गोरा, तो वहाँ गोरा काला का भेद चल रहा था, गोरा काला का झगड़ा चल रहा था। गांधी जी के साथ भी गांधी जी भी पल्ले में पड़ गए एक बार। पिट्सबर्ग नाम का एक जगह है, वहाँ प्रिटोरिया नाम का स्टेशन है, तो वहाँ हर चीज़ ना गोरा का रिजर्व होता था। रेलवे रिजर्व, टॉयलेट रिजर्व, रूम रिजर्व, घर रिजर्व, रोड रिजर्व, सब रिजर्व। हाँ, मतलब कि गोरा का एक अलग था, काला लोग उस पर नहीं चढ़ सकते थे। उसी तरह गांधी जी के साथ भी हुआ, है ना, कि गांधी जी चले गए एक ट्रेन में। हाँ, वो रिजर्व था गोरों के लिए, उनको पता नहीं था, उनको धक्का मार के बाहर फेंक दिया गया, है ना। धक्का मार के जब बाहर फेंक दिया गया तो गांधी जी उसके लिए जो है सो आंदोलन करना शुरू किए थे। तो उनको आंदोलन का एक्सपीरियंस पहले ही से था, है ना। फिर वो 1915 में जो है सो भारत आए थे। 1915 में गांधी जी भारत आए थे, समझ गए बात को। तो 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि उनको राष्ट्रपिता हम लोग को कहना पड़ा, है ना, वो मनवा लिए। वो गांधी जी, एक चीज है कि अगर आप शासन किसी मनुष्य पर करते हैं, है ना, तो आपका एक टाइम लिमिटेड होता है राज करने का। जब तक आपका पावर है आप राज कर लोगे, 5 साल करोगे, 10 साल करोगे, 20 साल करोगे, 50 साल कर लोगे। लेकिन जब आप शासन मनुष्यता पर करते हैं, जब आप शासन लोगों के विचारों पर करते हैं, तो आप अमर हो जाते हैं, मरने के बाद भी लोगों के दिल और दिमाग में छाए रहते हैं। तो गांधी जी भी एक नॉर्मल आदमी थे। हाँ, पूजा जो होता है, किसी का जो पूजा हम करते हैं, चाहे किसी को जो मानते हैं, उसके विचारों को हम मानते हैं, है ना, उसके विचारों को हम मानते हैं, ना कि उस पार्टिकुलर आदमी को मानते हैं, है ना, उसके दिए गए विचारों को मानते हैं। जैसे रामायण देख लो आप, रामायण, पूरे रामायण में राम जी कभी नहीं बोले थे कि हम भगवान हैं। वो काम ही ऐसा किए कि लोगों को मनवा दिए कि हमको भगवान बोल, है ना। वो कुछ काम ही ऐसा किए थे कि वो मनवा दिए कि लोगों को कि हमको भगवान बोल, है ना। तो कर्मों की पूजा होती है, मनुष्य की पूजा नहीं होती है। मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों की पूजा होती है ना। आदमी तो बहुत सारा है, तो सिर्फ आदमी का पूजा होता तो सब आदमी का पूजा हो सकता था, लेकिन सब आदमी का नहीं होता, कुछ ही आदमी का होता। क्यों? क्योंकि उनके विचारों का पूजा होता है। गांधी जी के साथ भी ऐसा ही था कि उनके विचार ऐसे थे। हाँ, समझिए विजन कितना दूरदर्शी आदमी वो था कि वो सिर्फ आज़ादी तक ही रुकने वाले नहीं थे। अगर सिर्फ उनको भारत को आज़ाद करवाना होता ना
तो वो एग्रेसिव तरीके से करवा सकते थे, ये लड़ाई पीट करके भगा दे कर अंग्रेज के। लेकिन वो आज़ादी के बाद का भी भारत का समाज सोच रहे थे कि हमारे भारत का सोसाइटी कैसा होना चाहिए, हमारे भारत का समाज कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी सोच रहे थे। उसी का जो एक तरीका था वो था सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह का अर्थ क्या है कि यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था, है ना। सत्याग्रह क्या था कि यह सत्य और अहिंसा, हाँ, यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी फिजिकल मारपीट नहीं होगा, हाँ, शरीर से कोई टच नहीं, कोई फैटाफैटी नहीं, कोई लाठी लठौवल नहीं, है ना। यह सिर्फ विचारों का लड़ाई होगा। हाँ, मतलब कहने का उनका ये था कि अगर आप सही रास्ते पर हैं, अगर आपका मोटिव सही है, अगर आपका सोच सही है, हाँ, तो अत्याचारी के साथ लड़ाई पीट करने का कोई जरूरी नहीं है। हाँ, मतलब कोई भी शारीरिक बल करने का उपयोग करने का जरूरी नहीं है। हाँ, वो यहाँ लिखा हुआ है, गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है ना। अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है, सिर्फ सत्य के बल पर, अहिंसा के बल पर जो है सो लड़ाई जीत सकता है। और गांधी जी ने उसी समय 2 मंत्र दिया था जो किसी भी देश के विकास के लिए, चाहे किसी भी देश के सद्भाव के लिए, किसी भी देश की एकता के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज है, वो उन्होंने 2 थ्योरी दिया था। पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, है ना। सत्य और अहिंसा, ये जो थ्योरी जो दिया था गांधी जी ने, हाँ, ये दोनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी थ्योरी पर जो है सो हमारा पूरा देश चल रहा है। सिर्फ यही थ्योरी पर हमारा पूरा देश चलता है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। सत्याग्रह के बाद ये यहां तक जो है सो हम लोग चैप्टर समझ चुके हैं, ठीक ना। तो इससे पहले क्या कहते हैं उसको, जब आगे बढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि उससे पहले सत्याग्रह के बारे में और समझ लें कि ये जो टॉपिक है आपका सत्याग्रह का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बात आप समझ लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका क्वेश्चन में आता है लगभग, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड सत्याग्रह, सत्याग्रह के पीछे क्या विचार थे, है ना। तो सत्याग्रह के पीछे हम फिर से बता दें कि यही विचार था कि आप सत्य और अहिंसा के ताकत पर जो है सो आप लड़ाई जीत सकते हैं। ऐसा था सत्याग्रह का विचार, है ना। अब चलते हैं थोड़ा सत्याग्रह से आगे, हाँ, कि गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ किया था। हाँ, उसके बाद जो है सो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करेंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ किया था उसके बारे में थोड़ा कहानी जान लेते हैं, है ना। गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ किया था। सबसे पहले भारत में सबसे पहले गांधी जी चंपारण आए थे। चंपारण कहाँ है? बिहार में, जो कि अपना राज्य है ना। चंपारण बिहार में है, जो कि अपना राज्य है चंपारण, है ना। क्या समझा बीड़ू? भारत में सबसे पहले चंपारण आए थे। एक आदमी हुआ करते थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने गांधी जी को बुलाया था कि आप चंपारण आइए, चंपारण में किसानों को थोड़ा सा दुख तकलीफ है तो आप अपना सत्याग्रह यहाँ से शुरू कीजिए, है ना। तो गांधी जी सबसे पहले चंपारण आए थे, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर रुके थे, है ना, और मतलब उतरे थे। और आज भी जाके देखोगे तो एलएस कॉलेज है मुजफ्फरपुर स्टेशन के पास, है ना। तो वहाँ पे कुआं है, वहीं पे नहाए थे गांधी जी, फिर वहाँ से चंपारण की ओर निकले थे। आज भी वो कुआं उनके धरोहर के रूप में मौजूद है। तो 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। सबसे पहले चंपारण आए थे और दिक्कत यहाँ ये था यहाँ के किसानों को कि वहाँ 3 कठिया प्रथा लागू था, है ना। कि मतलब कि अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो उसमें 3 कट्ठा में नील की खेती करनी है। अब पूछोगे सर नील की खेती करने में दिक्कत क्या है ना। नील की खेती करने में दिक्कत ये थी कि नील की जो खेती होती थी वो जो है सो क्या कहते हैं उसको 2-3 साल खेती करने के बाद वो खेत जो है सो बहुत कमज़ोर रहती थी, फिर उसमें फर्टिलिटी वो उपजाऊ नहीं रह पाती थी। और यही दिक्कत वहाँ के किसानों को था। एक तो पहले ज़मीन कम होता था, जो छोटे छोटे किसान हुआ करते थे, ऊपर से ये ज़मींदार लोग इनसे बटैया पर ज़मीन लेता था तो क्या करता था, ज़मीन का लगान ज़्यादा लेता था। अब मतलब समझो कि जिससे ज़मीन लिया उसको टैक्स दो, हाँ, फिर अपने किसानी का टैक्स अंग्रेज़ों को दो, बेचारा टैक्स भरते भरते पागल हो जाता था, है ना। तो
भारत में सबसे पहले चंपारण में जो है सो गांधी जी स्टार्ट किए थे, किसके लिए? नील की खेती के लिए खिलाफ जो है सो आंदोलन उन्होंने किया था चंपारण के किसानों के साथ मिलकर। उसके बाद गांधी जी गए थोड़ा खेड़ा, है ना, खेड़ा है गुजरात में। खेड़ा में दिक्कत क्या था, यहाँ हम बताए थे कुछ दिन पहले, है ना, अभी कुछ देर पहले बताए थे। खेड़ा में जो है सो किसानों को टैक्स में छूट दिलवाना था। उनके साथ टैक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत था। कि होता क्या था कि टैक्स दो जगह देना, जिस जमींदार से आप जमीन लिए उसको भी टैक्स देना है, अंग्रेज को तो देना ही देना है, वो तो इसीलिए आया ही था भारत, है ना। और होता क्या था कि बेचारा एक तो गरीब किसान है, ऊपर से दिक्कत ये थी कि क्या कहते हैं उसको, जब फसल खराब होता था तो वो बेचारा और दब जाता था, है ना। तो यहाँ इसीलिए था कि 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने व प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। हाँ, उसके लिए किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, फसल खराब होने के कारण। तो उनका वहाँ पे सत्याग्रह में जो है सो यहाँ पे जो है सो ये सपोर्ट किए थे, है ना। उसके बाद जो है सो अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में जो है सो सूती कपड़ा कारखाना जो था, वहाँ के लोगों को दिक्कत था। 1918 में गए थे वहाँ दिक्कत ये थी कि लोगों से काम बहुत करवाता था और उसके बदले उतना, उसके एवज में उतना ज़्यादा पैसा उनको नहीं मिल पाता था। हाँ, इसलिए वहाँ पे कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया था। गांधी जी ने इन 3 जगहों पर जो है सो सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन किया था। अब जब हम लोग अगला पढ़ेंगे, है ना, चाहे थोड़ा सा अभी और डिस्कस कर लेते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में, है ना, थोड़ा सा और 5 मिनट टाइम बढ़ा के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में कि रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट क्या था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि रॉलेट एक्ट था क्या। रॉलेट एक्ट 1919, हाँ, रॉलेट एक्ट 1919, ये था क्या, मैटर था क्या, जो इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैटर ये था कि रॉलेट एक्ट का जो मुख्य प्रावधान था, एक्ट मतलब कानून, तो उसका कुछ ना कुछ प्रोविजन तो होंगे ना। हाँ, तो प्रोविजन रॉलेट एक्ट का ये था कि जो भी राजनीतिक कैदी हैं, राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था। सबसे बड़ा दिक्कत ये था, रॉलेट एक्ट में नियम ये था कि जो भी राजनीतिक कैदी मतलब क्या, कि जो भी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं वही राजनीतिक कैदी हुआ। सरकार का जो विरोध कर रहे हैं, उनके कामों का जो विरोध कर रहे हैं वही राजनीतिक कैदी हुआ। तो सरकार के खिलाफ जो भी आंदोलन करते थे, चाहे जो भी सरकार का विरोध करते थे, तो उन लोगों को राजनीतिक कैदी कहा जाता था। तो उनको बिना FIR किए, बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए सीधा उठा के जेल में डाल देना है, और वही 2 साल तक रखना था, है ना। 2 साल तक। आप समझिए कि जिस आदमी के घर को पता ही नहीं है कि इसको उठाया कहा गया है, जिस आदमी के घर वाले को पता ही नहीं, कोई लिखित डॉक्यूमेंट भी नहीं है, हाँ, FIR का एक कॉपी रहता है ना घर वाले के पास, चलो हमारा जो घर का आदमी है इस मामले में दोषी है, हाँ, उसका एक डॉक्यूमेंट है, तब ना जाकर कोर्ट में केस लड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सबूत चाहिए ना। हाँ, लेकिन बिना डॉक्यूमेंट का ही जो है सो उसको जेल में रख दिया जाता था। पहला दिक्कत ये था, और इसी दिक्कत के कारण जो है सो मतलब कि, और ये था क्या, इसका उद्देश्य क्या था, इस दिक्कत मतलब कि ये प्रोविजन लाने का, ये प्रावधान लाने का उद्देश्य था क्या, मोटिव क्या था। मोटिव ये था कि भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए, भारत में सरकार के खिलाफ जो भी गतिविधियां हो रही थी, क्या कि आज़ादी की लड़ाई ऐसा थोड़ी है कि हम लोग गांधी जी के आने पर ही लड़ना शुरू किए थे। हाँ, भले ही गांधी जी बहुत क्या कहते हैं आगे बढ़ाए थे इस लड़ाई को, लेकिन शुरुआत जो है सो बहुत पहले से हो चुकी थी। छोटे छोटे शुरुआत हुआ था, उसमें सबसे मुख्य जो था वो हम लोग को पता है, जैसे हम लोग सुने हुए थे 1857 झांसी की रानी वाला बात आप लोग को याद होगा ही होगा। अगर नहीं याद है तो सुभद्रा कुमारी चौहान का एक कविता है झांसी की रानी, है ना। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, ये कविता हम लोग बहुत सुने हैं, बच्चा के जवान पर याद होगा, हम लोग बचपन में ये कविता खूब पढ़े थे, है ना। तो वो कब था, वो कब का सीजन था, वो 1857 की बात है। हाँ, 1857 की बात है। सबसे पहला इस आंदोलन को हम लोग सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं, और ये आज़ादी के लिए पहली लड़ाई थी, स्वतंत्रता के लिए ये पहली लड़ाई थी। 1857 की क्रांति, एक कभी अच्छा मौका मिला तो 1857 की क्रांति पर ही जो है सो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, जो कि आप लोग के सामने लाएंगे। 1857 के बारे में ही जो है सो उस समय पढ़ाएंगे, लेकिन तब तक चलते हैं थोड़ा सा इधर। तो जो भी राजनीतिक काम हो रहे थे, जो भी राजनीतिक विरोध हो रहे थे, उन सबको जो है सो खत्म करना था,
समझ गए। इस रॉलेट एक्ट का जो मुख्य काम था, मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी राजनीतिक दिक्कत है, हाँ, वो सबको खत्म करना है। हाँ, यहाँ लिखा भी है कि रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण था क्यों, रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था। तो यह है कि भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार किया। सबसे पहले आप किसी को बिना इंफॉर्मेशन दिए उठा लिए, मतलब क्या, आप उसके आज़ादी को छीन रहे हैं। हाँ, बिना इंफॉर्मेशन दिए उठाना, आप किसी की आज़ादी को छीन रहे हैं, सिंपल सा बात है, समझ रहे हो। और दूसरा कारण यह था कि भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया। जो भी भारत के उस समय काउंसिल में लोग थे, है ना, उस समय जो भी उसके काउंसिल में लोग थे, उनको पता ही नहीं था कि कानून आया कहाँ से बरस गया, है ना। तो ये दिक्कत था। अब रॉलेट एक्ट का परिणाम क्या हुआ। अब सिंपल बात है भाई, आप ज़्यादा अन्याय कीजिएगा तो फिर हम आंदोलन करेंगे, सुधरेंगे तो नहीं, सुधरने वाली बातें नहीं थी। अब हमारे देश में आके हम ही वो कहिएगा तो ये तो दिक्कत का बात है। अब मतलब कि हमारे देश पे राज कर रहा है, हाँ, अब हमारे के लिए कानून बना रहा है, वही उल्टे पुल्टा, जो है मन में आता है सो ही कानून बना दे रहा है ना। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन हुआ और यहीं से जो है सो शुरू हो गया था वो आंदोलन। तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी सबसे पहले हड़ताल शुरू किए थे। उसके बाद जो है सो विभिन्न शहरों में जो है सो रैली हुआ, जुलूस हुआ, मतलब कि अलग अलग तरह के सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए थे। हाँ, जो रेलवे वर्कशॉप थे, जहाँ रेलवे का काम होता था, वहाँ पे कामगार जो है सो एकदम हड़ताल में बैठ के काम करना बंद कर दिए। दुकान बंद हो गया, सब दुकान बंद कर दिया गया। हाँ, स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। तो जो भी जहां आंदोलन करता था तो अंग्रेज सब क्या करता था, उसको अरेस्ट कर रहा था लगातार। हाँ, इससे हुआ क्या कि बैंक में, डाक खाना, रेलवे स्टेशन, मतलब जितना भी सरकारी भवन सब था उस पर तरह तरह का हमला हुआ था। उस पर खूब हमला हुआ था। इससे आगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे वो है जालियांवाला बाग मसायर, है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अगले एपिसोड में इसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है हो सके तो 5 एपिसोड में जाएगा, 7 एपिसोड में जाएगा। ये आप ही के फायदे के लिए है ये एपिसोड, इसलिए छोटा छोटा रख रहे हैं ताकि आप लोग को बोर भी ना हो और कोई क्वेश्चन भी ना छूटे। यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ना है हमको, क्योंकि हड़बड़ी में काम खराब हो जाता है। हड़बड़ी के भी आकन पट्टी में सिंदूर, ये बिहार में कहावत कहा जाता है। इसलिए हमको ऐसा काम नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है ना। तो अब के लिए ये एपिसोड इतना ही तक। अब जब हम लोग अगले एपिसोड में आएंगे तो वो होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। समझ गए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अभी तक जो पढ़ा है उसको अच्छे से समझिए और जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं। हाँ, हम बताने के लिए हमेशा तत्पर हैं।